गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लॉ ऑफ डिमांड के बाद में जो हमारे कॉन्सेप्ट बाकी रहते थे 2 या 3, उनको आज कवर करेंगे। उसमें सबसे पहले था कि जो डिमांड कर्व होता है उसका स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, नेगेटिव स्लोप क्यों होता है, लेफ़्ट टू राइट नीचे की तरफ जो मांग वक्र है वो क्यों झुका होता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा दोस्तों हम एक्सेप्शंस की बात करेंगे, यानी अपवाद की मांग का नियम जो लॉ ऑफ डिमांड है वो कहाँ कहाँ कैसी कैसी सिचुएशन के अंदर जो है अप्लाई नहीं होता, फेल हो जाता है, ठीक है ना। उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे दोस्तों डिमांड को इफ़ेक्ट करने वाले जो फैक्टर यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड, यानी मांग को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं। एक तो प्राइस का इफेक्ट पड़ता है डिमांड के ऊपर, उसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनके कारण डिमांड में चेंज आता रहता है, और लॉ ऑफ डिमांड में हम उनको कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले बात करते हैं किसकी, वाई डज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड, यानी कि जो ऋणात्मक स्लोप है वो क्यों होता है। वो होता है दोस्तों सबसे पहले तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के आधार पर, यानी सीमांत घटती सीमांत उपयोगिता, ठीक है ना। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या कहता है ये दोस्तों, ये नियम हमें ये बताता है कि जैसे जैसे हम किसी भी प्रोडक्ट की एक्स्ट्रा यूनिट का कंजम्पशन करते जाएंगे तो हमें उन यूनिट से मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है, जो यूटिलिटी है, वो लगातार कम होती जाएगी। कहने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो है वो एक एक्स्ट्रा यूनिट को तब खरीदेगा, तब परचेज करेगा जब वो पहले के मुकाबले सस्ती हो जाए, ठीक है ना। जैसे ही कोई चीज़ सस्ती हो जाती है पहले के मुकाबले, तब हम उसकी ज़्यादा क्वांटिटी को खरीदते हैं। जैसे मान लो आप मार्केट में जाते हो, एप्पल लेने जाते हो, डेली आपका काम है कि आप हर रोज़ 1 किलो सेब लेके आते हो 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। उसी तरह आज भी आप गए मार्केट में और आपने क्या किया, 1 किलो सेब उससे मांगे, ठीक है, शॉपकीपर से मांगे आपने, और तब वो शॉपकीपर आपको बोलता है कि आप 1 किलो और ले लीजिए, यानी कि 2 किलो ले लीजिए। तब हम क्या करें, क्या कहेंगे दोस्तों उनको हम कहेंगे कि इसका प्राइस कुछ ठीक लगाओ, यानी इस प्राइस को कुछ कम करो, ठीक है ना। दाम कम करने के लिए हम कहते हैं। तो यहाँ से आपको बात समझ में आ जानी चाहिए, यानी कि जो पहले 1 किलो सेब थे वो मेरे लिए बहुत उपयोगी थे, जो लास्ट वाला दूसरा जो 1 किलो मैं सेब ले रहा हूँ वो मेरे लिए उतना उपयोगी नहीं है जितना पहले वाला था। इसलिए अब अगर मैं एक्स्ट्रा यूनिट को खरीदना चाहता हूँ, अगर खरीदूंगा तो वो इस शर्त पर खरीदूंगा कि वो प्रोडक्ट मुझे सस्ता मिल जाए। यानी कि कहने का मतलब कि डिमांड कब बढ़ती है, जब प्राइस कम होती है, ठीक है। तो यही हमारे इसी कारण जो है जो स्लोप होता है डिमांड कर्व का वो डाउनवर्ड हो जाता है, यानी कि जब किसी गुड्स की प्राइस लो होती है तो हम उसकी ज़्यादा क्वांटिटी को परचेज करते हैं। क्लियर। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, किसी भी कमोडिटी की प्राइस में चेंज आने से, जब किसी व्यक्ति की वास्तविक आय में परिवर्तन होता है और उसके फलस्वरूप क्या होता है, उसके फलस्वरूप उस प्रोडक्ट की डिमांड इफेक्ट होती है, या तो वो कम हो जाएगी या वो ज़्यादा हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, इनकम इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके कारण भी ये स्लोप जो है वो डाउनवर्ड हो जाता है। यानी मैंने क्या बोला था अभी, दोबारा रिपीट करते हैं, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस मान लो कम हो जाए, ठीक है। प्राइस कम होने से क्या होता है दोस्तों, हमारी रियल इनकम बढ़ जाती है, यानी कि जो हमारी इनकम होती है वो, हमारी जो वास्तविक आय होती है वो बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया था फ़र्क रियल इनकम के अंदर और नॉमिनल इनकम के अंदर। जैसे रियल वेज रेट, नॉमिनल वेज रेट हमने पढ़ा। रियल जो इनकम होती है ना दोस्तों, उसको हम किस में मापते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस में मापते हैं। अगर गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस कम हो जाती है तो हमारी जो रियल इनकम है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब हमारी रियल इनकम बढ़ जाती है तो हम क्या है, डिमांड को क्या है, बढ़ा देते हैं, यानी कि अब हम ज़्यादा चीज़ों को खरीद सकते हैं। जैसे मान लो 1000 रुपये के अंदर
वीट का प्रोडक्शन हम जो है खरीद रहे थे, ठीक है, 1000 रुपये में 1 क्विंटल वीट हम खरीद रहे थे। अब मान लो इस 1 क्विंटल, पहले इसकी प्राइस क्या थी, 1000 रुपये प्रति क्विंटल थी। अब इसकी प्राइस क्या होगी, मान लो 900 रुपये प्रति क्विंटल हो गई। तो अब हमें 1 क्विंटल गेहूं मिलेगा या इससे ज़्यादा मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलेगा ना। अगर हम 1 क्विंटल ही खरीदना चाहते हैं तो हमारे पास 100 रुपये क्या बच जाएंगे, एक्स्ट्रा बच जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इन एक्स्ट्रा रुपए से क्या करेंगे, और डिमांड कर सकते हैं किसी चीज़ की। कहने का मतलब समझिए कि जब किसी कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो उसके कारण अगर हमारी रियल वेज रेट बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, डिमांड को ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना। और इसके वाइसा वर्सा भी कर सकते हैं। अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाए तो उससे क्या होगा, हमारी रियल इनकम कम हो जाएगी और हम डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। तो इसी को बोलते हैं इनकम इफेक्ट। और इसी के कारण क्या होता है, जो स्लोप होता है डिमांड कर्व का वो डाउनवर्ड हो जाता है। ओके, फिर इसके बाद में देखिए दोस्तों, फिर है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, यानी कि प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 2 कमोडिटी होती है, ठीक है ना, 2 कमोडिटी होती है। यानी कि हम मान लेते हैं टी और कॉफी, ठीक है। मान लो एक की प्राइस कॉफी की प्राइस बढ़ जाती है, कॉफी की प्राइस बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, जो चीज सस्ती है, जो सब्स्टिट्यूट है इस प्रोडक्ट का, वो कौन सा है, टी है, इसकी डिमांड अब बढ़ जाएगी, इसकी डिमांड अब बढ़ जाएगी। यानी कि जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, कॉफ़ी की प्राइस अगर बढ़ी है तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अब इसके बदले में हम कौन सी चीज़ का प्रोडक्शन जो है उपभोग करेंगे, वो हम इसका करेंगे, टी का करेंगे। यानी कि जैसे ही किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो जो उसका सब्स्टिट्यूट होता है उसका हम ज़्यादा डिमांड, उसके ऊपर हम ज़्यादा खर्च करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसकी प्राइस जो है वो कम हो गई है। यहाँ पर भी क्या होता है दोस्तों, अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी तो इसकी डिमांड कम हो गई, इसकी प्राइस अगर बढ़ी तो इसकी डिमांड भी कम हो गई। कहने का मतलब नेगेटिव रिलेशन है प्राइस में और डिमांड में। और इसी कारण क्या होता है दोस्तों, जो डिमांड कर्व होता है उसका स्लोप नेगेटिव हो जाता है। क्लियर। फिर इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों साइज ऑफ कंज्यूमर। साइज ऑफ कंज्यूमर का मतलब क्या होता है कि उपभोक्ताओं का आकार। मान लो मार्केट के अंदर हम सब्जी लेने जाते हैं, उन सब्जियों के अंदर जो है मटर है, ठीक है, मटर की जो प्राइस है वो 40 रुपीज़ है, तो उसको खरीदने वाले 100 लोग हैं। आई बात समझ में। यानी कि 100 लोगों का एक ग्रुप है, वो 40 रुपये प्रति किलो मटर को परचेज कर रहा है। क्लियर। अब अगर इसकी प्राइस को कम करके क्या कर दिया जाए, 20 रुपये प्रति केजी की कर दिया जाए, प्रति किलोग्राम अगर कर दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पर मान लो 500 लोगों का एक और ग्रुप आ गया उसको खरीदने के लिए। कब आया, जब उसकी प्राइस कम हुई। यानी प्राइस कम हुई तो डिमांड क्या हुई, बढ़ गई। और जब प्राइस ज़्यादा हुई तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। यानी अगर 40 से ये 80 रुपये हो जाए तो पहले जो ये 100 लोग खरीद रहे थे ना, इनमें से भी 1 या 2 ही इस चीज़ को खरीदेगा। यानी यहाँ पर भी क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है डिमांड और प्राइस के बीच में। क्लियर। और इसी कारण जो डिमांड कर्व का स्लोप होता है वो डाउनवर्ड हो जाता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों डिफरेंट यूजेज। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनके अलग अलग यूज होते हैं, जैसे घी हो गया, मिल्क हो गया, 2 प्रोडक्ट को लेते हैं हम। इसका यूज भी हम बहुत सारी चीज़ों को बनाने में कर सकते हैं, इसका यूज भी हम बहुत सारी चीज़ों को बनाने में कर सकते हैं।
जब इन दोनों की प्राइस हाई है तो क्या हम सभी प्रयोगों में इनका यूज़ कर सकते हैं? यानी कि घी की हम रोटी बनाएंगे वो भी घी की बना लेंगे, सब्जी बनाएंगे वो घी की बना लेंगे, मिठाइयाँ बना लेंगे, ठीक है ना। और चीज़ों के अंदर भी हम घर में दीपक जलाना है वो भी घी का जलाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी कि इस घी से हमारी जो बेसिक नीड है, जो बहुत ज़रूरी काम है ना, वहीं हम उस चीज़ का यूज़ करेंगे। जैसे खाना बनाने के लिए ही हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है ना। हम घी का दीपक नहीं जलाएंगे, मिठाइयाँ नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। ऐसे काम हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसकी प्राइस क्या है? हाई है। जैसे ही इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जाती है? लो, तब हम क्या करेंगे? घर में जो भी काम घी से चल सकता है, ठीक है ना। जैसे पहले हम क्या कर रहे थे? केवल सब्जी और रोटी खा रहे थे जिसमें घी का प्रयोग होता था। अब हमने हलवा बनाना शुरू कर दिया, घी के दीपक जलाना भी शुरू कर दिया। घर में मंदिर होगा उसमें घी का दीपक जलाना भी शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्राइस होती है अगर वो लो हो जाए तो इसका यूज क्या हो गया? बढ़ गया, यानी कि डिमांड बढ़ गई। और अगर इसकी प्राइस हाई थी तब इसकी डिमांड क्या थी? कम थी। तो कहने का मतलब कि डिफरेंट यूज वाली चीज़ें जो होती है अगर उनकी प्राइसेस कम होती है तो हम उनका बहुत सारे कामों में यूज करेंगे उस चीज़ को, ठीक है ना। और जब उसकी प्राइस कम हो जाती है, जब उसकी प्राइस हाई हो जाती है तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, एसेंशियल गुड्स है हमारे लिए, जो भी काम है बहुत ज़रूरी काम है जीने के लिए, जिससे हम सर्वाइव नहीं कर सकते उसके बिना, वही काम में ही इन चीज़ों को लेंगे, ठीक है ना। क्लियर? तो यहाँ पर भी यही चीज़ बता रहा है कि जब प्राइस क्या होती है? कम होती है तो डिमांड ज़्यादा होती है, और प्राइस अगर ज़्यादा होती है तो डिमांड कम होती है। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा क्या, कि जो डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो कहाँ होता है? नेगेटिव होता है। क्यों होता है? इन सारे रीजन के कारण होता है। ओके, क्लियर? अब दोस्तों बात करते हैं एक्सेप्शंस की, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड कहाँ पर लागू नहीं होता। देखिए कहाँ पर लागू नहीं होता भी लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड वहां पर लागू नहीं होगा जहां पर केवल डिमांड के ऊपर क्या है? प्राइस का इफेक्ट पड़ता है ना। प्राइस के अलावा जब डिमांड पर और बहुत सारी चीज़ों का इफेक्ट पड़ने लग जाता है ना, तो क्या होता है? जो ये लॉ ऑफ डिमांड था ये फेल हो जाता है, ठीक है। फिर हमें नया डिमांड कर्व मिल जाता है, ठीक है। यानी कि कैसा डिमांड कर्व? क्वांटिटी, ठीक है ना। इस तरीके का डिमांड कर्व हमारे को मिल जाता है देखने के लिए। ठीक है, इस तरह का डिमांड कर्व दोस्तों कौन सी सिचुएशन के अंदर बनेगा? जब क्या हो? लॉ ऑफ डिमांड लागू ना हो तब बनेगा। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है डिमांड का। लेकिन जहां पर लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता वहां पर क्या होगा? पॉजिटिव स्लोप बन जाएगा डिमांड कर्व का, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या है? आर्टिकल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, यानी वेबलन ने क्या कहा था? एक इसको वेबलन इफेक्ट भी बोलते हैं, यानी प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं कौन कौन सी? जैसे सोना, सोना नींद वाला नहीं, पहनने वाला सोना, ठीक है, या हीरे, हीरे जवाहरात, ठीक है ना, जो महंगे महंगे नग आते हैं, ठीक है ना, तो महंगी महंगी ड्रेसेज आती है, ठीक है ना। तो जब प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं
की हम डिमांड करते हैं तो हम कभी भी प्राइस को नहीं देखते दोस्तों, ठीक है। अगर मान लो मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी मार्केट में शॉपिंग करने जाएगा तो क्या वो प्राइस का ध्यान रखेगा? नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है, उसके ऊपर ये ला लागू नहीं होगा, ठीक है ना। वो उन्हीं चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करेगा जिनकी प्राइस ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, अगर इन चीज़ों की प्राइस ज़्यादा है तो ही इनकी डिमांड ज़्यादा होगी। यानी कि ये हमारे स्टेटस को बढ़ाने वाले चीज़ें होती है, ठीक है। जैसे फ़ोन तो जियोनी का भी आता है और फ़ोन जो है वो एप्पल का भी आता है, बात दोनों से भी होती है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा सारी चीज़ें दोनों फ़ोनों में चलती है ना। तो फिर एप्पल का फ़ोन क्यों लेना है हमारे को? क्योंकि वो हमारे स्टेटस को बढ़ा देता है, ठीक है ना। इसीलिए हम उस चीज़ को जो है वो परचेज करते हैं। कहने का मतलब कि जब प्राइस मैटर नहीं करता, प्राइस चाहे जो मर्जी हो, हमें वो चीज़ खरीदनी ही है, ठीक है ना। कहने का मतलब जो आर्टिकल ऑफ डिस्ट्रिक्शन होता है, जो वेवलन इफेक्ट यानी कि प्रतिष्ठा सूचक जो वस्तुएं होती है, जो हमारे सम्मान को बढ़ाने वाली, जो स्टेटस को बढ़ाने वाली जो चीज़ें होती है, उनके संबंध में लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता। क्योंकि उन प्रोडक्ट की प्राइस जब बढ़ेगी तो ही उनकी डिमांड बढ़ेगी। अगर उनकी प्राइस कम हो गई तो उनकी डिमांड भी कम हो जाती है। क्लियर? और ऐसी सिचुएशन में जो डिमांड कर्व है वो बनता है पॉजिटिव, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोप का बनता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों इग्नोरेंस, यानी कि लोगों के अंदर अगर अज्ञानता है। किस बात की अज्ञानता? यानी कि कुछ लोगों की ये मानसिकता होती है कि जो चीज़ सस्ती मिल रही है ना वो घटिया क्वालिटी की होती है, और जो चीज़ महंगी मिल रही है वो क्या है, बढ़िया क्वालिटी की होती है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको दोस्तों। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस वर्ल्ड वॉर के बाद में एक पिक्चर की बुक को जो है वो प्रेजेंट किया गया था, छपाया गया था, ठीक है ना, और उसको मार्केट में बेचा गया था। उस बुक की जो प्राइस थी वो थी दोस्तों 10.5 सीलिंग, 10.5 सीलिंग थी। क्या थी? 10.5 सीलिंग थी। 10.5 सीलिंग का मतलब अगर हम देखें एक सीलिंग जो होती है ना वो 0.67 इंडियन रुपीस के बराबर होती है, ठीक है। तो 10.5 सीलिंग का प्राइस क्या हो गया? 7 रुपये 35 पैसे, 7 रुपये ये हो गया। यानी कि जब वर्ल्ड वॉर के बाद में जो बुक पब्लिश की गई उसकी जो प्राइस थी वो इतनी थी, 7 रुपये थी उस टाइम, ठीक है ना। तो उस बुक की जो डिमांड थी ना दोस्तों वो बिल्कुल भी नहीं थी। यानी कि वो बुक चली नहीं, कहने का मतलब ये रहा कि वो फेल हो गई, वो बिकी नहीं। उसी के जस्ट बाद उसी बुक की प्राइस, उस बुक को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ठीक है ना, और उस बुक की प्राइस को रख दिया गया 3.5 पाउंड, 3.5 पाउंड। 1 पाउंड का मतलब क्या होता है? 102 रुपये 38 पैसे इंडियन करेंसी के हिसाब से। 1 पाउंड में कितने होते हैं? 102 रुपये 38 पैसे होते हैं। तो 3.5 पाउंड के अंदर कितने रुपए हो गए? 358 रुपये 68 पैसे। उस टाइम इस बुक का प्राइस क्या रखा गया? 358.68 रुपये इंडियन करेंसी के हिसाब से, ठीक है ना। 358 रुपये 68 पैसे की वो बुक उस टाइम बिकी, और उस बुक की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो फर्स्ट प्रिंट था उसका, यानी कि एक बार में जितनी भी कॉपी उसकी निकली थी वो 1-2 दिन के अंदर ही सारी सेल हो गई थी, ठीक है ना। तो ये होता है अज्ञानता के कारण। यानी कि जो चीज़ें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सस्ती चीज़ों को घटिया किस्म की मान लेते हैं और उसको नहीं खरीदते, ठीक है ना। और वो क्या सोचते हैं कि जिस चीज़ की प्राइस ज़्यादा होती है उसकी क्वालिटी बढ़िया होती है, ठीक है ना, और वही बेस्ट प्रोडक्ट होता है। इसलिए वो क्या करते हैं, जिनकी प्राइस कम होती है उन चीज़ों को कम खरीदते हैं, जिनकी प्राइस ज़्यादा होती है उन चीज़ों को
ज़्यादा खरीदते हैं। ये पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाता है डिमांड और प्राइस के बीच में, तब जो डिमांड कर्व है वो ऐसा बनता है, पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोप का। ओके, फिर इसके बाद में बात करते हैं गिफन गुड्स। गिफन गुड्स का कॉन्सेप्ट दिया था दोस्तों सर रॉबर्ट गिफन ने। यानी कि गिफन गुड्स अगर हो, घटिया किस्म की अगर कोई वस्तु है ना, तो उसकी प्राइस कम होने पर उसकी डिमांड कम हो जाती है, और उसकी प्राइस ज़्यादा होने पर उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। समझ आई बात? घटिया किस्म की जो वस्तु है ना, जब उसकी प्राइस कम है तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है, उसकी प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। समझ आई बात? तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या होगा, ऐसा बनेगा डिमांड कर्व। फिर इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों एक्सपेक्टेशंस ऑफ राइज और फॉल इन प्राइस इन फ्यूचर। मान लो हमें संभावना है कि फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ने वाली है। मान लो मुझे एप्पल का फ़ोन लेना है, ठीक है, आज वो एप्पल का फ़ोन मिल रहा है 1 लाख रुपए का, ठीक है, और मुझे संभावना है, मैं ऐसा सोचता हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर मैं 5 महीने बाद ये आईफोन ख़रीदूँगा तो ये 2 लाख रुपए का हो जाएगा। मार्केट की सिचुएशंस ऐसा बता रही है। यानी कि ऐसी संभावना है कि अगर ये प्रोडक्ट 5-6 महीने बाद में अगर कोई ख़रीदेगा तो उसको यही प्रोडक्ट दुगने प्राइस में मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, आज इस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी भी हो जाए, मैं इसको आज ही खरीदूँगा। ठीक है ना? जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है तब भी जो है पॉजिटिव डिमांड कर्व बनता है। ठीक है, क्लियर? फिर इसके बाद में है पॉसिबिलिटी ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। यानी कि अगर भविष्य में हमें पता चल जाए कि भविष्य में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस लो होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है, सप्लाई डिक्रीज होने वाली है। सप्लाई डिक्रीज होने का मतलब जैसे अभी कोरोना काल के अंदर क्या था, एक अफवाह फैला दी थी कि जो प्रोडक्ट हैं जैसे गेहूं है, चावल है, घी है, चाय है, चीनी है, इन सब चीज़ों की शॉर्टेज आ जाएगी। यानी कि ये चीज़ें नहीं मिलेगी और मिल भी नहीं रही थी एक्चुअल में। ठीक है ना? तो क्या करें, अब इसकी प्राइस चाहे जो मर्जी है, ठीक है ना, चाहे 500 रुपये किलो भी चीनी आज मिल रही है ना हमारे को, तो हम उसको खरीदेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आने वाले समय के अंदर ये चीनी की सप्लाई ही कम हो जाएगी, मिलेगी नहीं। अब 500 रुपये में मिल तो रही है, लेकिन आने वाले समय में मिलेगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसको अभी उसका स्टॉक करना शुरू कर देंगे। ठीक है ना? तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या होता है कि प्राइस को नहीं देखा जाता। प्राइस चाहे जो मर्जी हो, हमें वो प्रोडक्ट खरीदना है। यानी कि ज़्यादा प्राइस के ऊपर भी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है ना? और कम प्राइस के ऊपर भी डिमांड कम हो जाती है। ठीक है ना? तो ये था दोस्तों एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, कि पॉजिटिव जो कर्व बनता है डिमांड का वो कैसे बनता है और क्यों बनता है। ठीक है ना? तो उसके 5 रीजन थे। फिर इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों डिटर्मिनेंट्स। किसकी बात करते हैं? डिटर्मिनेंट्स। यानी लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या पढ़ते हैं? लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था दोस्तों कि जो डिमांड होती है वो फंक्शन होती है किसका? प्राइस का। यानी प्राइस का ही इफेक्ट किस पर पड़ेगा? डिमांड पर पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ों को हमने कांस्टेंट मान लिया था। तो वो बाकी सारी चीज़ें क्या थी, ठीक है ना, वो भी हमें जाननी है। क्या क्या थी? सबसे पहला था, ये तो ओवन प्राइस हो ही गई प्रोडक्ट की। दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी डिमांड को कौन इफेक्ट करता है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी संबंधित वस्तुएं। मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर जो है वो लक्सो का भी आता है, और ये मार्कर जो है वो डोम्स का भी आता है। ठीक है ना? तो ये रिलेटेड गुड्स है, एक दूसरे के जैसी है ना, एक दूसरे के जैसी है। अगर इस तरह की प्राइस होती है, इस तरह की जो कमोडिटी होती है, तो उस सिचुएशन में डिमांड को इफेक्ट करती है। मान लो डोम्स ने प्राइस को बढ़ा दिया, ये मार्कर जो है वो डोम्स कंपनी ने इसकी प्राइस को 15 रुपये कर दिया, तो क्या होगा? इसका इफेक्ट डिमांड के ऊपर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि इस मार्कर के जैसी ही एक और मार्कर मार्केट के अंदर है, पर कंज्यूमर क्या करेगा? उस दूसरे प्रोडक्ट को जाके खरीद लेगा। इससे क्या होगा? डिमांड इस चीज़ की कम हो जाएगी। यानी कि डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का। ओके, फिर इसके बाद में है इनकम ऑफ द कंज्यूमर।
इनकम, कंज्यूमर की जो इनकम होती है उसका भी डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, यानी कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो वो डिमांड को बढ़ा देगा, और अगर उसकी इनकम कम होती है तो वो डिमांड को कम कर देगा। ठीक है। फिर इसके बाद में है दोस्तों टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, यानी टेस्ट और प्रेफरेंस के आधार पर भी डिमांड डिसाइड होती है। ठीक है ना। यानी टेस्ट का मतलब कि मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है, यानी मुझे इस मार्कर का यूज़ करना अच्छा लगता है तो मैं इसी को खरीदूंगा, यानी इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डिमांड इफ़ेक्ट करती है। किसी इंसान को कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है, किसी, अगर शूज़ की बात करें तो किसी पर्सन को क्या है, किसी इंडिविजुअल पर्सन को एडिडास के शू अच्छे लगते हैं, किसी को नाइकी के अच्छे लगते हैं, तो वो उसी के हिसाब से डिमांड करते हैं। ठीक है ना। तो टेस्ट भी डिमांड को इफ़ेक्ट करता है। उसके अलावा प्रेफरेंस, जो प्रमुखता है, यानी कि हम जो है प्रमुखता कौन सी चीज़ को दे रहे हैं, यानी कि हमारे पास 2 ब्रांड है, नाइकी, एडिडास है, हम इन दोनों में से ज़्यादा किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, ज़्यादा महत्व किसको दे रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर, डिमांड इफेक्ट करती है। ठीक है ना, इन चीज़ों से। फिर इसके बाद में है पॉपुलेशन। अगर दोस्तों पॉपुलेशन बढ़ती है तो ये हमें पता ही है ऑटोमेटिकली डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, हर एक चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद में है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है अगर इनकम का, तो दोस्तों डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, तो दोस्तों डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं या कुछ ही देश के कुछ ही लोगों के हाथों में जो जितनी भी मनी सप्लाई है उसका बहुत बड़ा हिस्सा उन लोगों के हाथों में चला जाना। जैसे आज का मुद्दा है कि अंबानी अडानी है, वो सारे देश को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है ना। सारी चीज़ें उन्हीं के प्रोडक्ट आ रहे हैं। ठीक है ना। हर ब्रांड उनका आ रहा है। ठीक है ना। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि अगर ऐसे 2-4 लोग ही हों देश में जिनके पास पूरी जीडीपी का 70 या 80% वो 2-3 लोगों के पास में ही अगर है, तो क्या होगा, डिमांड कम होगी। अगर वही पैसा पूरे देश के अंदर बांट दिया जाए, अगर भारत के हर एक नागरिक को 1-1 करोड़ रुपए बांट दिया जाए, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। फिर इसके बाद में है एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइस चेंज ऑफ द कमोडिटी, यानी कि अगर हमें प्राइस में चेंज होने की एक्सपेक्टेशंस है, संभावना है कि इन फ्यूचर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज होने वाला है, चाहे वो बढ़ने वाली है चाहे वो कम होने वाली है। अगर हमें पता चल जाए, अगर हमें संभावना हो कि इन फ्यूचर किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो बढ़ने वाली है, तो हम क्या करेंगे, आज ही डिमांड को बढ़ा देंगे, आज ही उन चीज़ों को खरीदना शुरू कर देंगे। और अगर हमें पता चल जाए कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस इन फ्यूचर कम होने वाली है, तो आज वर्तमान में हम क्या करेंगे, उस चीज़ की प्राइस को, उस चीज़ की डिमांड को कम कर देंगे। क्लियर? तो ये इतना ही पढ़ना था दोस्तों हमने आज। आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दें दोस्तों। ठीक है ना। फीडबैक देना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ के, समझ में कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है ना। और वीडियो को शेयर कीजिए जितना भी कर सको आप अपने फ्रेंड सर्कल में, जो जिसको भी इकोनॉमिक्स, जिसके पास भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है और जो पढ़ रहा है, उसके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत उपयोगी है। ठीक है ना। यहाँ इकोनॉमिक्स की जितनी भी वीडियो मैंने चैनल पर डाली हुई है उसके सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाले हुए हैं। ठीक है ना। तो वहाँ से आप कोई भी वीडियो देख सकते हो। ओके, थैंक यू।